हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आज एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, सीट नंबर 29। ये एमबी पब्लिकेशन के बुक से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, चाहे वो पीटी के एग्ज़ाम हो या फिर मेंस के एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, सारे को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि आगे जो है एसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं। एसएससी सीजीएल मेंस होना है, ठीक है, सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीओ पीटी होना है, स्टेनोग्राफर पीटी होना है, फेज 8 का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और अभी एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर इसे फिलअप कर लीजिएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 29 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन क्या करता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि आपको यहाँ पर बताना है सिनोनिम, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इमेंसिपेट। ठीक है, इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र करना, मुक्त करना। ठीक है, स्वतंत्र करना या फिर मुक्त करना। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट मतलब होता है मदद करना या फिर उठाना। ऑप्शन बी आपका है राइज। राइज मतलब क्या होता है, RISE। राइज मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, रेज मतलब क्या है, रेज मतलब होता है उठाना, ऊपर उठाना। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है लिबरेट यानी कि मुक्ति करना, आजाद करना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। इमेंसिपेट यानी कि मुक्ति, आजादी, और लिबरेट मतलब ये होता है मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपोजिट बताना है हमें, यानी कि एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसका उल्टा बताना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेचरी। इसका मतलब क्या होता है, विश्वासघात, यानी कि आप किसी को जो है धोखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पे कोई एक राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है बिट्रेल, मतलब होता है विश्वासघात। तो ये देखिए सिनोनिम हो गया, आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, एंटोनिम्स, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है मूलिंग, इसका मतलब होता है कोई हठी व्यक्ति। ठीक है, लॉयलिटी यानी कि निष्ठा। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है रिवेलियन यानी कि विद्रोह। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक है, एक तरफ जहाँ पे आप किसी को धोखा देते हैं और एक तरफ आप किसी के साथ निष्ठा रखते हैं, उसके साथ जो है एकदम लॉयल रहते हैं, सच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्शन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपके पास 4 वर्ड्स लिखे गए हैं, उनमें से कोई एक जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, उसी को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका एडजर्नमेंट यानी कि ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या होता है, स्थगन करना, यानी कि किसी काम का जो है स्थगन हो गया, रोक देना। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ADJOURNMENT। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में डायरेक्शन है कि एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए मे हैव एन एरर यानी कि हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि वो पार्ट एरर है तो आप उसे अपने राइट आंसर के रूप में चूज करें। अगर आपको लगता है कि वो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन को यहाँ पर मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो हम तुरंत उसे सोल्व कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ के बाद जो है हमारा नाउन हमेशा जो है ये प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स लिव इन मुंबई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे इधर है, मैग्नेट की जगह हमें क्या यूज करना होगा, मैग्नेट्स यूज करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ के बाद जो है हमारा नाउन होता है, ठीक है, वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मैग्नेट की जगह मैग्नेट्स यूज करना होगा। देखिए अब एक बात यहाँ पर जो है ध्यान देने वाला और है। ठीक है, अगर ये काउंटेबल नाउन है, ठीक, तब आप इसको प्लूरल बनाएं।
ठीक है। लेकिन अगर ये नाउन जो अगर यहाँ पर गिवन है ये काउंटेबल नहीं है यानी कि अनकाउंटेबल हो, ठीक है, तब इसे सिंगुलर ही रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ब है ये यहाँ पर फिर आपको चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब है तो वर्ब यहाँ पर भी हमारा जो है प्लूरल ही बनेगा, लेकिन सम ऑफ के बाद अगर हमारा कोई अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अपना नाउन भी जो है अपना सिंगुलर रखें और वर्ब भी सिंगुलर रखें, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग यहाँ पर सीखें। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट अ फ्यू डिलेज। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है हमारा ऑप्शन सी में, ठीक है। अ फ्यू हमें यहाँ पर करना होगा, फ्यू की जगह जो है यहाँ पर अ फ्यू करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यू जो है अ फ्यू का हम लोग यूज करते हैं अ स्मॉल नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हो रहा है दिस इज एन अर्जेंट मैटर, यह एक बहुत ही आवश्यक मैटर है विच में एडमिट अ फ्यू डिलेज, यानी कि यह जो है यहाँ पर कुछ देरी हो सकती है, यानी कि अ स्मॉल नंबर ऑफ यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। अ फ्यू का यूज हम लोग कब करते हैं? अ स्मॉल नंबर ऑफ, यानी कि एक छोटी संख्या को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू की जगह हम लोग ए फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना कि अ फ्यू का यूज हम लोग कब करेंगे? जब छोटी संख्या छोटी मात्रा को दर्शाना हो तब हम लोग ए फ्यू का यूज करेंगे। क्वेश्चन बस, आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो गिव फोर्थ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है, मतलब कि उत्पन्न होना। तो देखिए जब रेन होता है, बारिश होता है, तो वहां पर जो क्या आवाज पैदा होता है? वहां से एक अलार्म बेल की तरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूज हुआ है चूंकि एन, और फिर जो इसे बनाया गया है प्लूरल में, तो एन का यूज कब होता है? जब वो सिंगुलर होता है। तो बेल की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? बेल्स की जगह क्या यूज करेंगे? बेल का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो बेल्स है वो एरर है, चूंकि इसके आगे जो है लगा हुआ है एन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है हम यहाँ पर बेल्स की जगह क्या यूज करेंगे? बेल का यूज करेंगे, क्योंकि आवाज कैसा करता है? एक जैसा घंटी बजता है उसका, ठीक है। तो वहां पर एक घंटी जैसा का यहाँ पर हम जो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है इस सेंस को, तो इसलिए जो है हम लोग एन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में है फिल इन दी ब्लैंक। तो देखते हैं fill in the blank को। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आशा करता हूँ कि तुम यह बात जानते हो कि अगर तुमने एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, यू विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में से कोई एक जो है अप्रोप्रिएट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं बैक इन यानी कि पीछे हो जाना, ठीक है, बैक आउट यानी कि बाधे से पीछे हट जाना, बैकअप यानी कि समर्थन, ठीक है, और बैक एट मतलब होता है प्रभावित करना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हो तो तुम जो है इससे पीछे नहीं हट पाओगे, ठीक है। तो बैकआउट यानी कि अपने वादे से पीछे हटना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड फिल इन द ब्लैंक द रीडर्स अटेंशन। तुम्हारा जो शुरुआती पैराग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान आकर्षित कर सके। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जब देंगे सीजीएल मेंस के बाद या फिर सीएचएसएल पीटी के बाद, तो वहाँ पर जो है आप को जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको कैसा लिखना होता है? बहुत ही अच्छे से लिखना होता है, अपने कंटेंट को सही लिखना होता है, ठीक है, ताकि जो है जो एग्जामिनर हो वो आकर्षित हो पाए, और आकर्षित होगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। बाकी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आपका है अटेस्ट यानी कि अनुप्रमाणित प्रमाणित करना, एड्रेस यानी कि संबोधित करना, या फिर पता, और अफेक्ट यानी कि प्रभावित करना, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आई विजिटेड हिम लास्ट इवनिंग। जब मैं उसे कल शाम में मिला, वी टॉक्ड द मैटर। उसके बाद जो आपको फिल इन दी ब्लैंक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? थ्रू विस्तार से बताना, फिर है अवे यानी कि टॉक अवे यानी कि समय बिताना, ठीक है, टॉक ऑफ यानी कि बात बंद कर देना, और टॉक ओवर मतलब होता है किसी चीज पर विचार विमर्श करना। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कल शाम में जब उससे मिला तो हमने जो है इस बात पर विचार विमर्श किया, ठीक है। तो टॉक ओवर यानी कि विचार विमर्श करना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में है हमारा आइडम एंड फ्रेजेस।
क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन ऑफ लेटर्स यानी कि विद्वान व्यक्ति। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। बाकी जो ऑप्शन हैं लेटर राइटर, ठीक है, प्रूफ रीडर और पोस्टमैन डाकिया, ठीक है, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर अ क्लाउड यानी कि संदिग्ध होना, किसी संदिग्ध अवस्था में पाया जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या हैं, सॉक्ड यानी कि अचंभित, सैड यानी कि उदास, सिक यानी कि बीमार, कंफ्यूज यानी कि आप जो है बहुत ही कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी राइट आंसर नहीं है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर याद कर लेना है कि अंडर अ क्लाउड मतलब होता है सस्पिशन, अंडर अ सस्पिशन यानी कि किसी भी संदिग्ध रूप में पाया जाना यानी कि संदिग्ध होना, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, अंडर अ क्लाउड यानी कि संदिग्ध होना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बियर इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 12 है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड मतलब होता है याद करना, कुछ ऐसी चीज़ें याद करना जो आपको फ्यूचर में काम दें। जैसे कि आप अगर अभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर रहे हैं, OWS याद कर रहे हैं, IP याद कर रहे हैं, तो वो आपको जो है फ्यूचर में याद आएगा, ठीक है, याद होगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यही जो है आपको यहाँ पे रिमेंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, बियर इन माइंड यानी कि याद करना, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, ऑब्जर्व यानी कि अवलोकन करना, प्रिटेंड टू लिसन यानी कि सुनने का दिखावा करना, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, बहाना करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं OWS क्वेश्चन नंबर 13 to 15, चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन यानी कि कुछ लोगों के जो काम करते हैं उनके ग्रुप का जो चीफ मुखिया उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, चीफ 10 यानी कि मुखिया, ऑप्शन बी आपका इंजीनियर यानी कि अभियंता, ऑप्शन सी आपका है फोरमैन यानी कि पंचों का सरदार, और ऑप्शन डी आपका है मिडिलमैन यानी कि बिचौलिया। राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि कुछ लोगों के सरदार, जैसे ग्रुप में जो होता है कुछ लोगों का ग्रुप है और उसमें एक जो है हेड होता है यानी कि वो जो है सरदार होता है। तो यहाँ पर वही सेंस जो है पूछा जा रहा है कि एक ग्रुप का जो सरदार है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फोर मेन, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में होना, ठीक है, लंबे समय के लिए लड़ाई दो परिवारों में, क्वेरल यानी कि लड़ाई, और बीटर मतलब कि बहुत ही कड़वाहट भरा, ठीक है, कड़वाहट भरा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, सीज यानी कि घेराबंदी कर देना, ठीक है, ऑप्शन बी आपका है फ्यूड यानी कि दो परिवारों में कलह झगड़ा लड़ाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शंस हैं बैटल यानी कि युद्ध, वार यानी कि युद्ध, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 15, एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन यानी कि ऐसे जानवर जिनके जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बैकबोन नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, मार्सुपियल्स, इसका मतलब क्या होता है, थैली जैसा जानवर, जैसे कि हम लोग ऊँट को एग्जांपल में ले सकते हैं, उनके पीठ पर कुबड़ जैसा होता है, ठीक है। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, वर्टिब्रेट यानी कि रीढ़ वाले हड्डी वाले जानवर, जबकि यहाँ पे बात हो रहा है विदाउट यानी कि के बिना। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इन वर्टिब्रेट यानी कि बिना रीढ़ की हड्डियों वाले जानवर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। यहाँ पे आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, ठीक है। और वहाँ पे फिर आपको एग्जाम के समय ल्यूसेंट के एग्जाम टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। फिर आपको जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाता है बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद फिर उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिलता है। तो आप लोग वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में है कि आपको जो है इम्प्रूव करना है। एक सेंटेंस अंडरलाइंड रहेगा, एक सेंटेंस के कुछ पार्ट जो हैं वो अंडरलाइंड रहेंगे, और उससे जो है अगर आपको लगता है कि वो अंडरलाइन सेक्शन में सुधार की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने ऑप्शंस के थ्रू से सुधारें। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आपको इसके साथ जाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, कैन यू बी एबल टू प्लीज़ टोन अप योर एक्साइटमेंट। देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड है प्लीज़, ये प्लीज़ आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज़ करें या फिर काइंडली, ठीक है। प्लीज़ या फिर काइंडली जो है वो सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज़ करें तो वो जो है सही होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप प्लीज़ यूज़ करें या फिर काइंडली अगर दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो देखिए उस हिसाब से जो है ये रूल, उसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कैन यू प्लीज़। देखिए सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा ये प्लीज़ या फिर काइंडली का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो देखते हैं अगर हम ऑप्शन ए में भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पर भी प्लीज़ का यूज हुआ है।
कैन यू प्लीज बी एबल टू टोन डाउन योर एक्साइटमेंट। देखिए एबल मतलब क्या होता है, योग्य, जबकि यहाँ पे योग्य के बारे में बात नहीं हो रहा है। टोन डाउन मतलब होता है आवाज कम करना, ठीक है, आवाज कम करके बोलना। कैन यू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट, यानी कि क्या आप अपने एक्साइटमेंट को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस सेंटेंस का कहने का अर्थ है। तो एबल टू का जो यहाँ पे यूज हुआ है वो सुपरफ्लुअस है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अनईजी लाइज द हेड विच वियर्स द क्राउन। तो देखिए ये एक जो है कहावत है, प्रोवर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भीज की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, भीज की जगह हम लोग यूज़ करेंगे डैट का। ये जो है एक कहावत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही कहावत क्या होता है, अनईजी लाइज द हेड डैट वियर्स द क्राउन, ठीक है। भीज की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डैट का। और इसका अर्थ क्या हुआ कहावत का, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर में यहाँ पे ऑप्शन बी है, अप्रोप्रिएट जो होगा यहाँ पे भीज की जगह डैट का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 18। द सिटीज आर बर्स्टिंग ऑन द सीम्स विथ पीपुल, ठीक है। द सिटीज आर वर्स्टिंग ऑन द सीम्स विथ पीपुल। तो देखिए यहाँ पर वर्स्टिंग के साथ जो है आपको एट का यूज करना होगा। बर्स्ट एट द सीम, बर्स्ट एट द सीम, इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह से भरा होना, ठीक है। क्या होता है, वर्स्ट एट द सीम, यानी कि पूरी तरह से भरा होना, ये आपका आइटम है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बर्स्टिंग एट द सीम्स। जो ये शहर हैं, जो शहरें हैं वो लोगों से भरे हुए हैं पूरी तरह से। बर्स्टिंग एट द सीम्स मतलब क्या होता है, पूरी तरह से भरा होना। तो जो ये शहरें हैं वो लोगों से पूरी तरह भरे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। लेट हिज फेल्यूर टू बी लेट हिज फेल्यूर बी अ लेसन टू यू ऑल। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर जो समझना है, ये जो अंडरलाइन सेक्शन है ये सही है, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे बोले कि आप कहीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके टीचर जो हैं बोलते हैं लव यू ऑल, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि लव ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये लव यू ऑल या फिर लव ऑल ऑफ यू, ये दोनों का सेंस होता है कि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो अंडरलाइन सेक्शन है वो भी सही है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। लेट हिज फेल्यूर टू बी अ लेसन टू यू, टू ऑल यू, या फिर यहाँ पे टू यू ऑल, यहाँ पे देखिए टू ऑल ऑफ यू, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाइए, क्योंकि आपका जो अंडरलाइन सेक्शन है वो भी सही है और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट के साथ आपको जाना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ फुलिश पर्सन इज समवन हु इज इजिली टेकन इन एंड ट्रिक्ड बाई अदर्स। देखिए यहाँ पर जो है आपको दे दिया गया है आइटम, या फिर इसे आप OWS भी कह सकते हैं, ठीक है। इजिली टेकन इन मतलब किसी को तुरंत मूर्ख बना देना है, एंड ट्रिक्ड बाई अदर्स, और दूसरे के द्वारा जो है उसे तुरंत जो है ट्रिक किया जा सकता है, उसे जो है मूर्ख बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या होता है, सीधा साधा हम लोग OWS के वर्ड में पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसे आसानी से जो है धोखा दिया जा सकता है, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, सोबो यानी कि शांत, ठीक है, और स्टूपिड यानी कि बेवकूफ मूर्ख, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर में यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ज़ुलल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। तो जो क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन सेक्शन है, उसका मतलब यही है कि इजिली टेकन इन एंड ट्रिक बाई अदर्स, यानी कि दूसरे के द्वारा जो है उसे तुरंत धोखा दिया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 25, लेकिन उससे पहले हमें एक पैसेज को पढ़ना होगा, उसके बेस पर हम लोग जो है इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। जो आधुनिक सभ्यता है वो पूरी तरीके से आश्रित है एनर्जी पर, विच हैज देयर फॉर टू बी अबंडेंट एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल, जो होना चाहिए अत्यधिक मात्रा में और इकोनॉमिकल यानी कि कम खर्चीला भी, ठीक है। जो एनर्जी जो मिलता है, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, इस प्रकार के जो एनर्जीज हैं जितने,
वो अत्यधिक मात्रा में भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो कम्प्लीटली जो है डिपेंडेंट है, आश्रित है इस प्रकार के एनर्जी पर ही। ठीक है, अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाइड बाय ऑयल। लगभग 85% जो है दुनिया की एनर्जी वो ऑयल के द्वारा सप्लाई किया जाता है, कोल के द्वारा सप्लाई किया जाता है और नेचुरल गैस के द्वारा। ठीक है, वाइल न्यूक्लियर, हाइड्रो, वाइंड एंड सोलर पावर एंड बायोमास सप्लाई द रेस्ट। इसके अलावा और क्या क्या है, मतलब कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस के अलावा भी जो है न्यूक्लियर, ठीक है, हमारे पास एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, वाइंड, सोलर पावर एंड बायोमास सप्लाई द रेस्ट। ठीक है, कोल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो आर यूज प्राइमरली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कोल यानी कि कोयला, न्यूक्लियर और हाइड्रो जो है वो मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। ठीक है, जनरेट यानी कि पैदा करना। वाइल नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड फॉर हीटिंग। जो नेचुरल गैस होता है, ठीक है, उसे यूज किया जाता है हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। ठीक है, बायोमास इज यूज्ड बोथ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। बायोमास को किस रूप में यूज किया जाता है, तो हीट करने के लिए भी और कुकिंग करने के लिए भी, यानी कि खाना बनाने के रूप में। द वाइंड एंड सोलर पावर इज फ्यूचर होप। वाइंड और सोलर पावर जो यानी कि हवा पावर और सोलर पावर, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये जो है वो हमारे फ्यूचर यानी कि भविष्य के रूप में है, एज दे आर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि वो जो है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, स्थिर, तो वो जो है कहीं भी भाग नहीं रहे हैं, वो आपके पास ही रहेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं यानी कि स्रोत हैं। ठीक है, ऑयल पावर्स ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स दैट मूव एंड दैट मेक ऑयल यूनिकली वर्साटाइल। ऑयल पावर जो है लगभग हर मशीन्स को जो मूव करते हैं, एंड दैट मेक्स ऑयल यूनिकली वर्साटाइल, और ऑयल को जो है एक ये जो अलग तरीके से जो है उसे बहुमुखी बनाते हैं। वर्साटाइल यानी कि बहुमुखी, यूनिकली यानी कि अनोखे तरीके से। ऑयल पावर्ड एयरप्लेन्स कैरी 500 पीपल्स अक्रॉस द वाइडेस्ट ओशियंस। ऑयल पावर्ड जो एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो लगभग 500 पीपल को जो है ओशन से जो है वो आर पार लेके जाते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, तो ठीक है, एट नियरली द स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड के स्पीड से लगभग बराबर होता है। ऑयल पावर्ड मशीन्स प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट फूड। ऑयल पावर जो है मशीन्स वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि पैदा करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, ऑयल पावर्ड मशीन्स आर यूबिक्यूटियस। ऑयल पावर जो है मशीन्स वो जो है यूबिक्यूटियस, मतलब क्या होता है, बहुमुखी, यानी कि देशव्यापी, वो हर जगह जो है पाए जाते हैं। यूबिक्यूटियस मतलब क्या होता है, देशव्यापी, यानी कि देश के हर जगह पे या फिर विदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियरली वी लिव इन द एज ऑफ ऑयल, मतलब कि स्पष्ट रूप से हम लोग जो है तेल के एज में, युग में रहते हैं, बट इट इज ड्रॉइंग टू अ क्लोज बर्थ। यह जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल, मतलब कि जो डाटा अवेलेबल है, उपलब्ध है, उससे अगर हम लोग देखें तो इफ़ ऑयल प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ऑयल प्रोडक्शन का जो है वो स्थिर रहता है, अंटिल्स इट इज़ गोन, मतलब कि जब तक ये खत्म ना हो, देयर इज़ इनफ टू लास्ट 40 ईयर्स, यह जो है 42 साल तक चलेगा। ऑयल वेल्स विल प्रोड्यूस लेस एज दे बिकम डिप्लेटेड। ऑयल वेल्स विल प्रोड्यूस लेस, मतलब कि कम पैदा करेंगे, एज दे बिकम डिप्लेटेड, खाली हो जाएंगे, क्योंकि विच विल मेक इट इम्पॉसिबल टू कीप प्रोडक्शन कांस्टेंट। अगर वो खाली हो जाएंगे तो ये जो है असंभव हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखना प्रोडक्शन को। सिमिलरली नेचुरल गैस एंड कोल विल लास्ट अनदर 61 ईयर्स एंड 133 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, नेचुरल गैस जो है वो आपको 61 साल रहेगा और कोल जो है वो 133 साल रहेगा। नेचुरली एज दे बिकम स्कार्स, स्कार्स मतलब क्या होता है, यानी कि दुर्लभ। अगर वो एक बार दुर्लभ हो जाते हैं, दे बिकम एक्सपेंसिव, तो वो महंगे हो जाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ अगर दुर्लभ है तो वो महंगा होता ही है। लीडिंग टू अ वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस, और वह जो है वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में क्राइसिस हो जाएगा। इफ़ वी आर सर्वाइव ऑन दिस प्लानट, अगर हम लोगों को इस ग्रह पर सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, ठीक है, वी हैव टू मेक अ ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, तो हमें जो है एक परिवर्तन लाना होगा इस तरह के एनर्जी सोर्सेज को बचाने के लिए, स्थिर करने के लिए। द ट्रांजिशन में भी विली नॉली और प्लांट, द चॉइस इज आवर्स। ये जो परिवर्तन है वो हमें खुद से बनाना होगा, ठीक है, खुद सोच समझ कर फिर प्लांट किया जाएगा। द चॉइस इज आवर्स, ये चॉइस हमारा है। द ड्राइंग ईरा
ऑफ द लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव एनर्जी विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो यह जो है एनर्जी का महंगा जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा फॉर एवरीवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। वो इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट इफ इट इज़ नॉट एंटिसिपेटेड। देखिए, अगर कोई भी चीज़ जो है ख़त्म होगा तो वो हम सभी के लिए जो है महंगा हो जाएगा और फिर सर्वाइव करना डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए क्या करें कि हम लोग पहले से ही इसके बारे में सोचें। एंटिसिपेट यानी कि पहले से ही विचार करना, ठीक है। इफ़ इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, यानी कि एटमोस्ट मतलब क्या होता है? एटमोस्ट मतलब होता है अधिकतम, यानी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस ये है, महत्वपूर्ण ये है, दैट द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। यानी कि जनता को और पॉलिसी मेकर जो है उन्हें समझना चाहिए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को, एंड एक्ट इन टैंडम टू इंश्योर, और इस तरह से एक्ट करना चाहिए। टैंडम मतलब क्या होता है? मिलकर। टैंडम मतलब होता है मिलकर, यानी कि मिलकर ऐसे करना चाहिए। टू इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, दैट द स्पीसीज होमोसेपियंस डजंट बिकम एक्सटिंक्ट। होमोसेपियंस जिसे हम लोग मनुष्य कहते हैं, ठीक है, यानी कि मैन, वो जो है विलुप्त न हो जाए। मतलब कि इस प्रकार से जो है हमें ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए, सोच समझ कर यूज करना चाहिए, ताकि जो है मनुष्य वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। एक्सटिंक्ट मतलब कि विलुप्त न हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ इस पैसेज का पूरा अर्थ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं 21 to 25। द थीम ऑफ द पैसेज इज, तो ये इस पैसेज का थीम क्या है? तो इस पैसेज का थीम ये है कि लूमिंग एनर्जी क्राइसिस, यानी कि एनर्जी क्राइसिस के रूप में जो है हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बायोमास इज एन एनर्जी सोर्स यूज्ड इन, तो बायोमास जो है वो सोर्स यूज किया जाता है तो इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुकिंग में भी होता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, द सिनोनिम्स ऑफ यूबिक्यूटियस, हम लोग जैसा पढ़े थे, यानी कि वो देशव्यापी होता है, सब जगह उपस्थित होता है, देश के हर कोने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सभी जगह विद्यमान होना, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। क्वेश्चन नंबर 24, द एनर्जी सोर्सेज ऑफ द फ्यूचर आर, तो जो फ्यूचर के एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? तो जैसा हम लोग पढ़े थे, वाइंड एंड सोलर पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड विल डिपेंड ऑन, तो जो मैन काइंड का सर्वाइवल है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो यूज़ करेगा ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि जो एनर्जी सोर्सेज, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको, उसमें जो है परिवर्तन लाया जाए, यानी कि सोच समझ कर उसे यूज किया जाए, ठीक है, उस पर पॉलिसी बनाई जाए। तो ये है पूरे सेट नंबर 29 का डिटेल्ड में सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।